अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम वन सस्क्यूहेना इक्विपमेंट रेंटल्स स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक बहुत डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इसमें आपकी डिटेल्ड अकाउंटिंग साइकिल है, यानी इसमें आप देख लीजिए कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिसंबर एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। और अगर आप रिक्वायरमेंट चेक करें तो अब रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, फिर उन एंट्रीज के लेजर बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, लेजर बनाना है, एडजस्टिंग एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए 10 कॉलम वर्कशीट बनाना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्लोजिंग एंट्रीज आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और दो जो हैं वो आपके और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप कह लें कि इवेलुएशन है, सॉल्वेंसी से रिलेटेड सवाल है, तो वो हम देखेंगे कि वो क्या है, डिस्कस करेंगे। तो अब इसको एक ही लेक्चर में बनाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा का लगेगा। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम डिफरेंट पार्ट्स कवर करेंगे। अब इस लेक्चर में, लेक्चर वन में, सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। सो जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज के लिए हमारे पास रूल वही डेबिट एंड क्रेडिट के हैं। On December 1, 2011, John and Patty Driver formed a corporation called Susquehanna Equipment Rentals. The corporation was able to begin operation immediately by purchasing the assets and taking over the location of Rented, an equipment rental company that was going out of the business. सो कंपनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके दो आप कह लें कि ओनर थे, शेयर होल्डर थे। उन्होंने आपस में शेयर्स डिवाइड करके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस इमीडिएटली स्टार्ट किया है। और जो एसेट्स थे और जो लोकेशन थी वो एक और कंपनी है रेंटेड, जो कि बिजनेस से बाहर जा रही है। वो उन्होंने अपना बिजनेस इनको सेल कर दिया है और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी यूजेस द फॉलोइंग अकाउंट्स। और आप देखें ये कुछ अकाउंट्स हैं इनके, इन्होंने यूज किए हैं। ये एसेट्स हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, रेंटल इक्विपमेंट है, इसके अलावा ये सारे इनके पेएबल्स हैं, अनअर्न्ड रेंटल फीस है। रेंटल फीस इनकम समरी किस लिए यूज होगी? क्लोजिंग के लिए यूज होगी। इसके अलावा बाकी तमाम एक्सपेंसेस के नाम दे दिए हैं। हाँ, रेवेन्यू का नाम इनका रेंटल फीस अर्न्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जो हमने रिकॉर्ड करनी है। कॉरपोरेशन परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्रीज मंथली, क्लोजिंग एंट्रीज आर परफॉर्म एनुअली। ओके, सो मेन थिंग कि हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो पर मंथ बनानी है, और क्लोजिंग एंट्रीज जनरली एनुअली ही बनती हैं। ये मंथली तो बनती ही नहीं है। सो क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो एनुअली इन्होंने परफॉर्म करना है। दिसंबर की ट्रांजैक्शन ये आपको 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। सो यहाँ तक ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एडजस्टिंग एंट्रीज से ऊपर ऊपर वाली, तो ये हमने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करनी है। हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं ये, और रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं, यानी देखते हैं जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास स्क्रीन पे मैं शेयर करवा रही हूँ साथ में एक्सेल शीट, और ये एक्सेल शीट ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ये जर्नल एंट्रीज सामने मौजूद है, वन बाय वन हम पढ़ते हैं और उनको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज का जो रूल है वो रूल आपको बेसिक रूल है डेबिट और क्रेडिट के, कि कैसे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर हम इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कॉलम में जाते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कॉलम में। और बिल्कुल इसी तरह लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट कॉलम में, और डिक्रीज होती हैं तो डेबिट कॉलम में।
तो इसी रूल्स के बेसिस पे अ, हम जो है वो अपनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं जो कि यहाँ पे 2011 दिया हुआ है, और फिर हमारे पास है 2011 दिसंबर 1 की हम एंट्री पास कर रहे हैं। सो एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। पहले एंट्री का क्या जिक्र है? Issue to John and Patty Driver 20,000 shares in exchange of capital stock, total cash 2 लाख। यानी आपने 2 लाख के अगेंस्ट शेयर होल्डर ने शेयर्स इशू किए, शेयर परचेज किए या इन्वेस्टमेंट की है। तो जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है तो कैश बिजनेस के पास इन होता है, क्योंकि कैश एसेट है तो ये डेबिट हो जाता है। और फिर क्रेडिट क्या हो जाता है? ओनर्स इक्विटी, क्योंकि ओनर्स इक्विटी जब इंक्रीज हो तो ओनर्स इक्विटी जो है वो क्रेडिट हो जाती है। ये डेबिट क्रेडिट के रूल हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट के रूल भी साथ साथ देखते जाते हैं, ठीक है। सो एक्सपेंसेस, कैश जो है वो एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट कॉलम में लिख लिया। और क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ओनर इक्विटी इंक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं 2 लाख। तो ये हमने ओनर इक्विटी इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या जिक्र हो रहा है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 1 दिसंबर को ही परचेज फॉर 250 ऑल ऑफ द इक्विपमेंट फॉर्मली ओन्ड बाय रेंट इट। यानी किसी और कंपनी से जो आउट ऑफ द बिजनेस जा रही थी उससे हमने इक्विपमेंट परचेज किया। और कितने का परचेज किया? 2,40,000 का, जिसमें 140,000 कैश पेमेंट की है और बाकी के लिए आपने उधार किया है जो कि नोट्स पेबल है। हमारे पास हम यहाँ पे डेट रिपीट करते जाएंगे। हम दिसंबर 1 की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दिसंबर 1 या फर्स्ट भी लिख ले तो काफ़ी है। क्या आपके पास आया है? आपके पास इक्विपमेंट आ गया है। तो इक्विपमेंट का जो नाम इन्होंने यूज़ किया है, ये देखें, यहाँ पे इक्विपमेंट का जो नाम यूज़ किया है वो रेंटल इक्विपमेंट का वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। तो हम रेंटल इक्विपमेंट ही अपने पास डेबिट कर लेंगे, क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। तो रेंटल इक्विपमेंट डेबिट हो गया। यानी कि हमने जो इक्विपमेंट खरीदा है वो कितने का खरीदा है? हमने इक्विपमेंट खरीदा है 240 का। और इसकी पेमेंट हमने किस तरह की है? हमने कैश दिया है। कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट पे है। कैश अभी हमने कितना दिया है? पूरा नहीं दिया, 140 दिया है, तो कैश हमने क्रेडिट कर लिया। और बाकी का हमने उधार कर लिया, और उस उधार का नाम क्या है? नोट्स पेबल। यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो किस कॉलम में आ जाएगी? क्रेडिट कॉलम में आ जाती है। कितने से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही? रिमेनिंग पेमेंट, यानी रिमेनिंग जो जितने पैसे हमारे रह गए हैं, 1 लाख रह गए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख का हमने नोट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कहते हैं पेड $12,000 to Shapiro Realty as 3 months rent in advance on the rental yard and office formerly occupied by rent aid। यानी कि इन्होंने ऑफिस स्पेस, आप कह लें, ये ऑफिस रेंट दिया है। और ये रेंट इन्होंने कितने दिन का दिया है? ये रेंट इन्होंने दिया है 3 मंथ का रेंट एडवांस दिया है। तो जो रेंट एडवांस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवांस रेंट को हम प्री पेड कहते हैं। प्री, पहले से अदा किया हुआ। तो वो आपका करंट एसेट होता है। किस दिन की बात हो रही है? दिसंबर 1 की ही बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट आपका इंक्रीज करंट एसेट हो गया, और पे कर दिया है तो कैश आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। और कितने की एंट्री बनेगी? हमने ये एंट्री 12,000
से एंट्री बनानी है कि और ये 3 मंथ का रेंट है। यानी इससे फिर अब जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो हम इसको पर मंथ एडजस्ट करते जाएंगे वन बाय वन। इस एसेट करंट एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते जाएंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है कि दिसंबर 4 की बात हो रही है। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट। ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं, ऑन अकाउंट खरीदी हैं, यानी उधार पे खरीदी हैं 1000 की। पेमेंट आपको पेमेंट जो अदा करनी है, ड्यू करनी है, वो 30 डेज में है। तो ऑफिस सप्लाईज आपका करंट एसेट होता है दिसंबर 4। तो करंट एसेट यानी कि ऑफिस सप्लाईज आपकी डेबिट हो जाएंगी। कितने की आपने खरीदी हैं? आपने 1000 की खरीदी हैं, तो 1000 की हमने डेबिट कर दी। और कैश पेमेंट नहीं की है बल्कि उधार किया है, सो अकाउंट्स पेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और कितने से हमारे पास अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा? 1000 से अकाउंट्स पेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री थी आपकी। एंट्री हमने 4 दिसंबर की। उसके बाद 8 दिसंबर को देखें। 8 दिसंबर को क्या जिक्र हो रहा है? ओके, सो 8 दिसंबर को हम देखते हैं। Receive 8,000 cash in advance payment on equipment rental फ्रॉम मैकनेमर कंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि इनको क्या चीज़ मिले हैं? जो इन्होंने अभी फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करनी है उसका एडवांस मिला है। सो एडवांस जो रेवेन्यू होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है? वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड होता है। सो अभी हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं दिसंबर 8 की। रिसीव्ड हो गया यानी आपके पास कैश आ गया। ये कैश क्यों आया? क्योंकि आपने रेवेन्यू अर्न किया है लेकिन एडवांस में। सो एडवांस में जो रेवेन्यू होता है वो अनअर्न रेंटल, अनअर्न रेवेन्यू कहलाता है। यहाँ पे रेंटल का वर्ड यूज हुआ हुआ है, तो अनअर्न हमने क्रेडिट कर दिया। अनअर्न कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है उस वक्त तक जब तक कंपनी उनको सर्विस ना प्रोवाइड कर दे, तो ये अनअर्न ही रहेगी। और जब सर्विस प्रोवाइड कंपनी कर देगी, यानी सस्क्यू है ना, जब कंपनी प्रोवाइड कर देगी तो फिर ये जो आपका एडवांस रेंटल है ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये आपका रेंटल अर्न में तब्दील हो जाएगा। सो यहाँ पे 8,000 की एंट्री हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 12 की। 12 को इन्होंने क्या किया है? 12 को सिंपली पेड salaries for the first 2 weeks in December 5200 पेड है, यानी पैसे चले गए हैं कंपनी के पास। तो हम लिखेंगे दिसंबर 12 की बात हो रही है। और जो पैसे चले गए हैं इसका मतलब है कि कंपनी क्यों चले गए हैं? एक्सपेंस की वजह से। सैलरीज एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया। और आपके पास से कैश चला गया है तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया। कैश एसेट होता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाता है। सैलरी एक्सपेंस है, इंक्रीज हो तो डेबिट हो जाता है। तो कितनी सैलरी पे की है आपने? 5,200 की पे की है। सो हमने एंट्री बना ली है यहाँ पे 5,200 से हमने एंट्री बना ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। 15 की बात हो रही है और 15 दिसंबर को क्या किया हुआ है? excluding the McNair advance equipment rental earned during the first days of December, 15 days of December amounting to 18,000, of which 12,000 was received in cash। अच्छा, अब ये जो एंट्री है ये कहते हैं कि इसमें ये हमने 8 को कैश रिसीव किया था, एडवांस इक्विपमेंट जो रेंटल था ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा यानी इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, इसको शामिल ना करें, तो कंपनी ने टोटल जो 15 दिन है उसमें 18,000 का रेवेन्यू अर्न किया है, जिसमें से उसको 12,000 कैश मिले हैं। बाकी की तरीके जाहिर सी बात है बाकी मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम दिसंबर 15 की एंट्री पास करते हैं। जो कैश मिला है वो कैश डेबिट हो जाएगा, एसेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट पे हमने कर दिया। कितने से अमाउंट, कितने तो हमें कैश मिला है 12,000। जबकि हमने जो रेवेन्यू प्रोवाइड किया है, रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हम रेंटल फीस अर्न लिख देंगे, यानी रेवेन्यू हम प्रोवाइड कर चुके हैं। कितने से हमने किया है, सवाल में ही आपको वो 18,000 का मेंशन कर रहा है, तो हमने यहाँ 18,000 कर दिया। सो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, जो डिफरेंस कितना आ रहा है कि अगर आप 12 में से 18,000 माइनस करें तो 6,000 अभी नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं तो फ्यूचर में मिल जाएंगे, और जो अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाली होती है उसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी वो अमाउंट है जो आपको मिल जाएगी। कितने की मिल जाएगी, 6,000 से मिल जाएगी। तो अब आप देखें आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, हर एंट्री के बाद इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया है। सो कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो गया है, और क्योंकि रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता है तो रूल ये है कि रेवेन्यू इंक्रीज होने पे हम क्रेडिट करते हैं, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। ये बेसिक अकाउंटिंग के रूल हैं एंट्रीज के। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जो कि 15 के बाद 17 को है। Purchase on account from Earth Movers Incorporation 600 parts needed to repair a rental tractor। और डेबिट क्या किया है, एक्सपेंस है, यानी कि ये हमारे पास एक्सपेंस है। और आम तौर पे ये पार्ट है, स्मॉल अमाउंट है, आम तौर पे ये रूटीन मेंटेनेंस होती है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंस, अच्छा इसमें सवाल में उसने मेंशन भी कर दिया है ये एक्सपेंस है, और पेमेंट नहीं की है, पेमेंट इज ड्यू इन 10 डेज। तो पे यानी कि ये उधार पे खरीदा है। तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी, हमने यहाँ पे लिखा दिसंबर 17 की एंट्री है। और फिर हमारे पास एक्सपेंस डेबिट हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया। पैसे नहीं दिए हैं लेकिन देने हैं, तो हम जो देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स पेबल। सो अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है 600 की। तो 600 से हमने एंट्री यहाँ पे $600 से हमने एंट्री पास कर दी है। 17 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर का जिक्र है। 23 दिसंबर को क्या डिस्कस कर रहे हैं, collected 2,000 of accounts receivable recorded on December 15। December 15 को जो हमने एंट्री बनाई थी उसमें से जो हमें अमाउंट मिलनी थी, यानी कि ये देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल की हमने एंट्री बनाई थी, अकाउंट्स रिसीवेबल की। इसमें से हमें कितने मिल गए हैं, 2,000 मिल गए हैं, 2,000 रिसीव हो गए। तो जो रिसीव हो गए हम यहाँ पे लिख लेते हैं December 23। जो रिसीव हो गया तो कैश आपके पास डेबिट हो गया। कैश कितना आ गया आपके पास, कैश आपके पास आ गया 2,000, बिजनेस में आपके पास कैश आ गया। और फिर आपके पास से क्या चीज चली गई, जो ये अकाउंट्स रिसीवेबल हैं ये कम हो जाएंगे। करंट एसेट हैं, करंट एसेट कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो हम क्रेडिट पे लिखते हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं, अब ये इनमें से 2,000 मिल गए, अब ये मिलने तो नहीं है, तो ये मिल गए हैं, इसलिए ये अकाउंट्स रिसीवेबल 2,000 से हमने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री है 26 की। 26 को देखें क्या हो रहा है। 26 को जिक्र हो रहा है, rented a vehicle to Mission Landscaping at a price ऑफ $250 पर डे, यानी रेंट पे दिया है। आप यूं कह लें कि ये आपका, आपने जो रेंट पे दिया है, इसमें क्या जिक्र हो रहा है, टू बी पेड व्हेन द बेको इज रिटर्न। मिशन लैंडस्केपिंग एक्सपेक्ट टू कीप द बेको फॉर अबाउट 2 or 3 weeks। अच्छा, ये अभी
टू बी पेड है, यानी ये अभी एंट्री एक्चुअली ये अकर्ड नहीं हुई है। अभी बात करें कि ये अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये ट्रांजैक्शन है, ये फ्यूचर में होगी, इन 2 to 3 वीक्स में होगी। तो इस वक्त फिर हम राइट नाउ इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हम December 26 और यहाँ पे नो एंट्री लिख दें, या आप इसको कुछ भी ना लिखें, इसको स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अभी ये ट्रांजैक्शन अकर्ड हुई नहीं है। उसके बाद December 26 को देखिए क्या लिखा हुआ है। December 26 को उसने बाई वीकली सैलरी पे की है। अच्छा, सो पेमेंट हो गई है। पेमेंट की हम क्या यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं December 26, और यहाँ पे पेमेंट की है सैलरीज की, तो हम सैलरीज एक्सपेंस होते हैं, डेबिट कर दिया, और पेमेंट हो गई है तो कैश क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट है? 2500, 5200, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5200, और इसी तरह हम क्रेडिट कर देते हैं 5200। तो ये आपकी एंट्री बन गई है। उसके बाद 27 को देखें। 27 को वो क्या कहता है? पेड, यानी उसने पैसे दिए हैं, पेमेंट की है। अकाउंट्स पेबल टू अर्थ मूवर इनकॉर्पोरेशन 600। अगर आपको याद हो, अर्थ मूवर कॉरपोरेशन से इन्होंने पार्ट्स परचेज किए थे, और इसकी एंट्री हमने ये बनाई थी अकाउंट्स पेबल की। ये 17 दिसंबर को, ये दिस वन, ये देखें ये पार्ट, उस वक्त ये पार्ट उधार पे परचेज किए थे, ऑन अकाउंट परचेज किए थे। अब उसी अकाउंट की इन्होंने क्या किया है? पेमेंट कर दी है। दिसंबर तो पेमेंट कर दी है, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब नो लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट हो जाए तो लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अकाउंट्स पेबल हम क्या करेंगे? क्रेडिट डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाता है, और कंपनी के पास से क्या चला जाएगा? कैश। कैश कंपनी का एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। कितनी अमाउंट का उस वक्त आपने उधार लिया था? 600 का। तो पेमेंट भी यहाँ पे आपने कितनी की है? पेमेंट भी यहाँ पे 600 की ही शो हो रही है। सो ये आपकी थी December 27 की एंट्री। आगे हम देखते हैं मजीद एंट्रीज हमारे पास कितनी मौजूद हैं। सो ये एंट्रीज मौजूद हैं आपके पास। 28 को हम देखें कि December 28 को हमारे पास क्या एंट्री है, क्या डिस्कस हो रहा है। डिक्लेयर्ड और डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पेमेंट अभी नहीं की है, ऑफ 10%, 10 सेंट पर शेयर। 10 सेंट पर शेयर की बात हो रही है, पेबल ऑन January 15। अब पेमेंट ये नेक्स्ट मंथ करेंगे January 15 में। अभी सिर्फ इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड्स हमारे कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी, या आप कह लें कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाती है, इसी तरह अगर विड्रॉल होता है तो वो डेबिट हो जाता है। December 28, तो डिविडेंड आपके कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी है, इसी वजह से ओनर इक्विटी जब डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट पे करते हैं, तो डिविडेंड्स डेबिट हो जाएंगे। और अभी आपने पेमेंट की नहीं है, तो डिविडेंड्स पेएबल। अगर पेमेंट होती हो जाती तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन पेमेंट अभी आपने की नहीं है तो पेएबल है। नेक्स्ट मंथ हम करेंगे। अच्छा, अब आपने इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? लिखा हुआ है 10 सेंट पर शेयर, और 20,000 शेयर्स थे अगर आपको याद हो एट द स्टार्ट। तो ये देखें, आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे कितने शेयर्स की बात हो रही है? 20,000 शेयर्स की बात हो रही है। तो जब हम इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे 20 सेंट्स पर शेयर, तो हमारी अमाउंट कैलकुलेट कैसे हो जाएगी कि हम 0.2 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने सेंट्स हैं? 0.10 सेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 सेंट्स का मतलब है $0.1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2000 हैं।
तो 20,000 है, तो 20,000 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,000। तो हमने ये एंट्री जो पास करनी है, ये एंट्री किससे पास करनी है? 2,000 से पास करनी है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? 2,000 क्रेडिट हो जाएगा। सो ये डिविडेंड्स डेबिट और डिविडेंड पेबल हमने क्रेडिट कर दिया। पेबल क्यों हमने क्रेडिट किया? क्योंकि अभी हमने इसको पे नहीं करना है, and हमने इसको पे कब करना है? इसको हमने पे फ्यूचर में करना है। उसके बाद 29 को देखें क्या जिक्र हो रहा है। 29 को बात हो रही है, सिस्क्यूहेना इक्विपमेंट रेंटल वाज नेम्ड along with mission landscaping and clear construction as a co-defendant in a $25,000 lawsuit filed on behalf of Kevin Davenport. Mission Landscaping had left the rented vehicle in a fenced construction site owned by Collier Construction. अच्छा, इनका एक लॉ केस या लॉ सूट फाइल हो गया है, और इसमें क्या हुआ है? अगेंस्ट $25,000। और ये जो भी इनका था, यानी कि मिशन लैंडस्केपिंग एंड कॉलियर कंस्ट्रक्शन के साथ, और सिस्क्यूहेना भी इसमें शामिल हो गया है। और किसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है? केविन डेवनपोर्ट के अगेंस्ट। इन्होंने कोई फेंसेस लगाए थे रेंटेड बेक्यूल में, और फिर इन्होंने क्या किया? उसको एज एज इट इज छोड़ दिया। आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑन 26 December, Devonport has claimed the fence to play on park construction equipment. While playing on Bekul, he fell and broke his arm. अच्छा, ये वो कहते हैं कि फेंसेस की वजह से और ये सारा इस वजह से इनका क्या हुआ है? ये गिर गए हैं और इनका आर्म जो है वो ब्रोक हो गया है। द एक्सटेंट ऑफ द कंपनीज लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एक्सीडेंट, इफ एनी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एट दिस टाइम। नोट दिस इवेंट डज नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं है, अभी केस चलेगा और केस जो है वो देखेंगे इसमें क्या होता है, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। सो राइट नाउ इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन ये इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। आपने पढ़ा होगा प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटीज और कंटीजेंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारा जो है ये रिकॉर्ड हो जाता है डिस्क्लोजर में, यानी कि हम नोट्स टू दी अकाउंट्स में ये डिस्क्लोज कर देंगे कि ये डिस्प्यूट चल रहा है या ये केस चल रहा है, लेकिन ये जाहिर सी बात है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग का मतलब है इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ हमने इसको नोट्स टू दी अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। सो दिसंबर 29 को, या आप ये बिल्कुल ही स्किप कर दें, या यहाँ लिख दें नो एंट्रीज, की कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अगेन 29 को हमारा फिर कोई इवेंट हो रहा है। 29 को क्या इवेंट हो रहा है? 29 को क्या ट्रांजेक्शन है? परचेज अ 12 month पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 9,600। यानी इंश्योरेंस परचेज किया है, इंश्योरेंस परचेज किया है 12 मंथ का, 12 महीने का, यानी एडवांस में इंश्योरेंस परचेज कर लिया है। द पॉलिसी protect the company against liability for injuries and property damage caused by its equipment। अच्छा, ये जो 29 का वाकया हुआ है, तो इन्होंने फौरन ही क्या किया? फौरन ही अपने आप को इंश्योर्ड करवा लिया कि अगर कोई डैमेज होता है इनकी प्रॉपर्टी से, या इनकी जो कंस्ट्रक्शन या इनकी जो इक्विपमेंट है उससे अगर होता है, तो ये क्या होगा? पॉलिसी कवर देंगे। However, this policy goes into effect on January 1st। अच्छा, यानी कि ये जनवरी से स्टार्ट होगी एंड अफोर्ड्स नो कवरेज। और जो अभी हमने ये डिस्कस किया है केवन डेवनपोर्ट वाला, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये क्योंकि इफेक्टिव ही January 1st 2012 से होगी। लेकिन पॉलिसी क्योंकि आपने एडवांस में परचेज की है, तो एडवांस, या इसको हम प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड कहते हैं। इंश्योरेंस के लिए जनरली अनएक्सपायर्ड का वर्ड यूज होता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमने अपने पास से डेबिट कर दिया,
और पैसे कंपनी के पास से चले गए। वो कितने चले गए? 9600। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी कितने महीनों के लिए है? ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 12 मंथ के लिए है, तो इसी वजह से हमने इसको एडवांस में रिकॉर्ड किया है। ये आपका अभी दिसंबर का एक्सपेंस नहीं है, ये आपके फ्यूचर का एक्सपेंस है। तो इसी वजह से हमने ये 12 मंथ कवर कर रहा है, एडवांस में हमने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको कहता है दिसंबर 31 को रिसीव अ बिल फ्रॉम यूनिवर्सल यूटिलिटीज, यानी यूटिलिटी का बिल है 700 का आपको रिसीव हुआ है और पे अभी नहीं किया है। पेमेंट कब होगी? विद इन 30 डेज। तो यूटिलिटीज आपकी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो दिसंबर 31 यहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड किया? यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया यूटिलिटीज एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया। पेमेंट नहीं की है तो हमने अकाउंट्स पेएबल हमने क्रेडिट कर दिया। पेमेंट होती तो कैश क्रेडिट हो जाता। कितनी अमाउंट की बात हो रही है? ये अमाउंट की बात हो रही है 700 की, तो ये हमने 700 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। $700 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद लास्ट एंट्री है इक्विपमेंट रेंटेड फीस अर्न ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, यानी कि जो इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है। रेवेन्यू की क्या बात बता रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ कितना रेवेन्यू अर्न किया है? 20,000, जिसमें से कैश कितना मिल गया है? 15,600। सो अगर आप 20,000 में से माइनस करें 15,600 तो 4,400 का रेवेन्यू अभी रिसीव होना बाकी है। सो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 31 को। और एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कैश। कैश आपको रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? कैश आपको रिसीव हुआ है 15,600 का। बाकी पैसे आपको रिसीव होने हो जाएंगे या होने वाले हैं। जो पैसे रिसीव होने वाले होते हैं उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। 20,000 में से 15,600 माइनस करें तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी हो जाएगी 4,400। और ये सारे पैसे जो मिले हैं या ये मिलने वाले हैं, ये क्यों है, किस वजह से इसका जिक्र हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेंटल रेंटल फीस अर्न, यानी रेवेन्यू प्रोवाइड किया था, रेवेन्यू के अगेंस्ट मिलने वाले हैं पैसे। और इनको अगर हम टोटल मिला लें, यानी मिल गए हैं, कुछ कुछ मिलने वाले हैं, तो रेवेन्यू अर्न हुआ है हमारा 20,000 का। सो डेबिट और क्रेडिट हमारे क्या है? वो इक्वल है। सो इस लेक्चर में देखिए हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डिंग के हमारे पास ये रूल मौजूद हैं कि अगर एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होगा तो हम डेबिट कॉलम में लिख देते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो हम क्रेडिट कॉलम में। लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी और इनकम अगर इंक्रीज हो रही होगी तो वो इसके रूल्स रिवर्स हो जाते हैं, यानी वो हम इंक्रीज वाला क्रेडिट में और डिक्रीज वाला डेबिट में लिख देते हैं। इन्हीं रूल्स की बेसिस पे हमने एंट्रीज पास की हैं। इसके साथ जो पहली रिक्वायरमेंट थी, हमारी रिक्वायरमेंट जो सस्क्यूहेना प्रॉब्लम है, इसमें हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी दिस वन, जिसमें लिखा हुआ है जर्नलाइज द दिसंबर ट्रांजैक्शन एंड डू नॉट रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज एट दिस पॉइंट। तो हमने जर्नल एंट्रीज हमने बनाई हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही था। इसके बाद हम जो सेकंड लेक्चर है उसमें देखेंगे इन ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और फिर हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।